नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता विशाल। सेक्टोरल फंड एक ऐसे फंड जिसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि एमफी के आंकड़े बताते हैं कि लगातार निवेशकों का भरोसा सेक्टोरल फंड में बढ़ा है और सेक्टोरल फंड में खास करके डिफेंस और एनर्जी सेक्टर लोगों को ज्यादा पसंद आ रहे हैं जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। तो फिलहाल सेक्टोरल फंड में आपको कैसे करना है निवेश, इस पर क्या होनी चाहिए पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी और साथ ही क्या ये समय सच में सेक्टोरल फंड में निवेश का है, इन तमाम बातों को जानेंगे हम आज के हमारे शो में। इस शो में हमारे साथ है वॉइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी, साथ ही म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले हेमंत सर, आपके पास आती हूँ मैं और मुझे एक बात बताइए, सेक्टोरल थीमेटिक फंड, हालांकि हम सिर्फ यहाँ पर सेक्टोरल फंड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए दो खास करके बड़े लाइमलाइट में आए हैं फंड्स, एक तो डिफेंस का और दूसरा एनर्जी। इसके अलावा आपको लगता है कि ये टाइम जो है ये वाकई सेक्टोरल फंड में निवेश करने का सही टाइम है? जी स्मिता, आई थिंक जैसे आपने हाईलाइट किया, देखिए जहां तक सेक्टर फंड का जो इन्वेस्टमेंट करने का सवाल है, मौके तो हमेशा हर तरह के बाजार में रहते हैं, बट आई थिंक करंटली अगर हम मार्केट सिचुएशन को देखें तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो जियोपॉलिटिकल है। और दो इंपॉर्टेंट फैक्टर, दो सेक्टर जैसे आपने बात की कि एनर्जी सेक्टर और डिफेंस की बात की आपने, तो ऑब्वियसली देखिए अभी क्या हो रहा है कि इस समय पे स्पेशली अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो सेक्टर फंड के प्रोज एंड कॉन को समझते हैं, अपने रिस्क प्रोफाइल को समझते हैं और देख रहे हैं कि आपको सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो देखिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं यहाँ पे। एक तो मेनली जैसा मैंने कहा कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर है जिसमें हम देख रहे हैं कि क्रूड प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं और ग्लोबल जो अनसर्टेनिटीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो होता क्या है कि जब इस तरह का माहौल होता है और जो हमें देखने को मिल रहा है उसका प्रेशर जो है वो ब्रॉडर मार्केट पे होता है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम जियोपॉलिटिकल की बात करें तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट सेक्टर्स पे अलग अलग होता है। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वॉर प्रीमियम क्रिएट होता है। तो जैसे दो सेक्टर की जैसे आपने ऑलरेडी बात की, उसके अलावा लॉजिस्टिक सेक्टर्स हो गया या जो डिफेंसिव सेक्टर है जैसे फार्मा, जो ज्यादातर ऐसे सिचुएशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिलेटिव टर्म पे वो अच्छा करेगा। तो ऑब्वियसली ये अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि डोमिनेटिंग फैक्टर जो है वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज है। अभी अगर आप एज एन इन्वेस्टर उसको एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जो है बिल्कुल सही है कि उसमें एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है वो एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक या दो दिन में या एक हफ्ते के अंदर अगर वॉर बंद होती है तो ऑब्वियसली जो उसके जो इम्पैक्ट जो हमारी मार्केट पे देखने को मिल रहे हैं वो काफी हद तक कुछ समय में उसको एड्रेस हो जाते हैं। कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे अगर हम डिफेंस की बात करें तो ऑब्वियसली हमने देखा है कि वो एक लॉन्ग टर्म एक सेक्टर उसको देख सकते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, बट उसमें भी हमने देखा कि परफॉर्मेंस थोड़ी रेटिक होती है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली एनर्जी को देख रहे हैं, स्पेशली जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं उनको अगर आप देख रहे हैं तो वो जो अपॉर्चुनिटी है वो शॉर्ट टर्म हो सकती है। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एज एन इन्वेस्टर सेक्टर फंड के प्रोज एंड कॉन्स को समझें, आप ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट को समझें, और टाइमिंग हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंट्री और एग्जिट का। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप कितने प्रोपोर्शन में इनमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जैसा मैंने कहा, अपॉर्चुनिटीज सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करने की हमेशा होती है, सेक्टर्स अलग अलग होते हैं। फिलहाल कुछ सेक्टर्स हैं जो जिस इस समय फोकस में है, बट बहुत ध्यान से बहुत समझ के इन्वेस्टर्स को इनको एज एन अपॉर्चुनिटी देखने की जरूरत है। बिल्कुल, आगे हम आपसे इसकी जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है वो भी समझेंगे, लेकिन पराशर जी आपके पास मैं आती हूँ। इस बार एमपी के नंबर्स आपने भी देखे होंगे, क्या ज़बरदस्त निवेश हमने, लगभग 1000 करोड़ ज़्यादा निवेश हमने देखा इसमें आया, क्योंकि जहां जनवरी में 1042 करोड़ के आसपास इसमें निवेश था, सीधे 2987 करोड़ वो पहुंच गया। फरवरी के आंकड़े बताते हैं, मतलब एक पैटर्न इससे दिखता है। आखिर अभी ऐसा क्या हो रहा है इस पूरे के पूरे सेक्टर में कि लोगों को लगता है, क्योंकि हम देखते हैं जनरली लोग ट्रेडिशनल निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं म्यूचुअल फंड में, लेकिन क्या आप लोग बहुत प्रयोग करने लगे हैं सिचुएशंस के साथ? पराशर जी। स्मिता, अगर मेरा विचार ये है कि जब से कोविड आया है उसके बाद से थीमेटिक और सेक्टरल सेक्टर फंड्स काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, क्योंकि एक तरीके से देखें सेबी ने क्लासिफिकेशन लगा रखी है कि 12-13 कैटेगरीज हैं जहाँ पे एक एएमसी एक ही फंड लॉन्च कर सकता है, यानी कि एक ही लार्ज कैप या एक ही मिड कैप या एक ही स्मॉल कैप। लेकिन थीमेटिक और सेक्टोरल थीम ऐसी हैं जिसमें करीब करीब
एक एएमसी 50-60 फंड्स भी लॉन्च कर सकता है, क्योंकि डिफरेंट इंडाइसेस हैं, उनके बेसिस पे फंड्स लॉन्च किए जा सकते हैं। हालांकि सेबी ने भी दोबारा से एक चेकलिस्ट लगाई है कि कोई भी जो भी सेक्टोरल या थीमेटिक फंड है वो उसमें ओवरलैप नहीं होना चाहिए किसी भी और फंड से 50% से ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से जब भी कोई न्यू थीम आती है, न्यू सेक्टर आता है, तो इन्वेस्टर्स में एक अट्रैक्शन बनता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स नॉर्मली रिटर्न्स को चेज करते हैं। जैसे पीएसयू फंड में रैली आई थी, तो पीएसयू में ऑलरेडी रिटर्न्स बन चुके थे 100% के करीब। डिफेंस में भी ऐसे ही रहा, मैन्युफैक्चरिंग में भी ऐसे ही रहता है। तो नॉर्मली निवेशक जब आते हैं बाजार में इन्वेस्ट करने, जब ऑलरेडी वहाँ पे मार्केट प्राइसिंग कर चुका होता है या वो थीम या सेक्टर ऑलरेडी पीक पे होता है, तो कई बार टाइमिंग गलत हो जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप थीम और सेक्टर में निवेश करें, लेकिन उतना ही करें कि जो उतना आपका पोर्टफोलियो अलाउ करता है, आपका रिस्क कैपिटल अलाउ करता है। और हम जनरली बोलते हैं 5 से 15% से ज़्यादा आपको ये सेक्टोरल या थीमेटिक सेक्टर्स में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोर पोर्टफोलियो नहीं है। कोर पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप टाइप फंड्स ही होने चाहिए, जिनमें आप ज़्यादा बदलाव ना करें। थीमेटिक सेक्टोरल फंड्स वो हैं जो स्टोरीज पर चलते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैन्युफैक्चरिंग है, चाइना +1 है, गवर्नमेंट की PLI स्कीम है, तो अच्छी थीम है, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। लेकिन कई बार निवेशक ऐसी थीम या सेक्टर्स में फंस जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न्स बन चुके होते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉशियस रहना है कि क्या ये थीम सेक्टर लॉन्ग टर्म है। और सेक्टोरल फंड्स का बाय नेचर देखें स्मिता, तो 80% आपको उसी सेक्टर के स्टॉक्स में निवेश करना है। अगर हम डिफेंस की बात करें तो टोटल डिफेंस सेक्टर में 22 से 23 स्टॉक्स हैं। तो फंड मैनेजर के पास चॉइस ही नहीं है कि वो ज़्यादा स्टॉक्स में निवेश कर सके, डाइवर्सिफाई कर सके पोर्टफोलियो। तो एक कंसंट्रेटेड थीम होती है, बहुत नैरो थीम होती है, इसलिए इसमें सबसे हाईएस्ट रिस्क होता है। तो अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप टाइमिंग समझते हैं, तभी आप ऐसे फंड्स में निवेश करें। अदरवाइज मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप और डाइवर्सिफाइड फंड कैटेगरी बहुत बेहतरीन रहती है लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए। बिल्कुल। अब हेमंत सर, मुझे एक बात बताइए, कभी भी ऐसे मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है तो अक्सर लोग अपने पोर्टफोलियो को देखकर ये सोचते हैं क्यों ना इसको रीबैलेंस फिर से कर लिया जाए या एसेट एलोकेशन कर लिया जाए। ऐसे निवेशकों को फिलहाल अगर सेक्टोरल फंड में निवेश करना है तो आपकी क्या सलाह रहेगी, और क्या अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए भी वो सेक्टोरल फंड को कंसीडर कर सकते हैं? आई थिंक देखिए, सेक्टर फंड डेफिनेटली आपको मदद करते हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए। बट आप यकीन मानिए कि ज्यादातर इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में जो मोमेंटम देख के उसमें इन्वेस्ट करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट की ऐसी कैटेगरीज हैं जहां पे आपको वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रेडीमेड बनता है। तो देखिए, डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको जो भी सेक्टर आपको पसंद आ रहा है, ओके, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपको पहले तो सेक्टर फंड के इन्वेस्टमेंट के प्रोज एंड कॉन्स, यानी फायदे और नुकसान क्या है वो समझना चाहिए। अपना रिस्क प्रोफाइल देख लीजिए, क्योंकि सेक्टर फंड में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट जो यूनिवर्स है इन्वेस्ट करने का वो बहुत नैरो है। वहां पे फंड मैनेजर के पास ना आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जो वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज है वो अक्रॉस डिफरेंट मार्केट सेगमेंट है, अक्रॉस सेक्टर्स है, वो चाहे तो कहीं भी शेल्टर ले सकते हैं। सेक्टर फंड में आपको कहीं भी शेल्टर नहीं मिलता। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स छोटा है तो रिटर्न काफी अच्छे हो सकते हैं और वॉलेटिलिटी भी ज्यादा हो सकती है, और जब नीचे जाएंगे तो आपको नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। तो एक तो पहले आप सेक्टर को समझ लें, कितना प्रोपोर्शन आपको इन्वेस्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पहले अपने पोर्टफोलियो पे नजर मारिए, ये देखिए कि जिस सेक्टर को आप सब अच्छा समझ रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई देख रहा है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, आप कोई भी वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरी का फंड, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप पकड़ के देखें आप, तो उसमें आप देखेंगे कि इस सेक्टर में आपको अच्छा खासा एक्सपोजर होगा। तो कोई भी सेक्टर जो आपको पसंद आता है, अपना पोर्टफोलियो देखिए कि वाकई में उसके अंदर ऑलरेडी कितना एक्सपोजर है। अगर नहीं भी है और फिर अगर आपको लेना है, तो जैसा हमने पहले भी कहा कि इंपॉर्टेंट है उसकी टाइमिंग, एंट्री और एग्जिट की, उसका प्रोपोर्शन, कितना प्रोपोर्शन आप अपने पोर्टफोलियो का उसमें लगाना चाहते हैं, वो कभी भी ज्यादा प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ऐसे वेल डाइवर्सिफाइड फंड में है जो कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट कर रहा है, पीयर ग्रुप के एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप यकीन मान के चलिए कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो फंड मैनेजर को भी दिख रही है, तो वो एक्सपोजर कहीं ना कहीं होगा। तो यस, सेक्टर फंड आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक कौन सा सेक्टर फंड, कब एंट्री और कितना प्रोपोर्शन, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी निवेशक को
इनमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको देखने की जरूरत है। बिल्कुल। आप दोनों की बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है पराशर जी कि अगर आप बहुत नए निवेशक हैं, आपको ज़्यादा बाजार के बारे में पता नहीं है या आपको फंड्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो फिर सेक्टोरल फंड में निवेश करने से आपको थोड़ा बचना चाहिए। ऐसा मैं सही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा स्मिता जी। अगर आप नए निवेशक हैं और आप साइकिल्स और थीम्स को नहीं समझते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव भी नहीं समझते हैं, तो मेरे हिसाब से सेक्टरल थीमेटिक फंड शुरुआती फंड्स तो नहीं हो सकते। फ्लेक्सी कैप फंड जैसे कैटेगरीज को आप कंसिडर करें। और अगर आप चाहते भी हैं कि आप थीमेटिक सेक्टर में खेलना चाहते हैं, तो स्मिता जी एक कैटेगरी है जिसको कहते हैं फंड ऑफ फंड। तो कई सारे फंड्स ऐसे हैं, थीमेटिक फंड ऑफ फंड कैटेगरीज हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर अपने आप बदलती थीम्स पे चेंज करते रहते हैं। आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ता। अगर उनको लगता है कि डिफेंस में अच्छे रिटर्न आएंगे तो वो डिफेंस में एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। अगर उनको लगता है मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा ग्रोथ है तो मैन्युफैक्चरिंग में चले जाते हैं। तो क्यों ना ये काम फंड मैनेजर पे छोड़ दिया जाए। तो ऐसी कैटेगरीज जहाँ पे थीमेटिक फंड ऑफ फंड कैटेगरीज हैं उसको कंसिडर करें, या फिर बिजनेस साइकिल कैटेगरी है जहाँ पे अगेन फंड मैनेजर के पास फ्रीडम है। उनको क्या लगता है किस साइकिल में कुछ टाइप के बिजनेसेस अच्छा ग्रो करेंगे, तो वो उस टाइप के फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। बट शुरुआती निवेशक के लिए तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि शायद अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि रिस्क भी ज़्यादा है और अभी समझ भी नहीं है। तो बेटर है कि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स या फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप जैसे फंड्स में ही शुरुआत करें। सर, हेमंत सर, जो लोग हमारा ये शो देख के, आप लोगों को सुन के अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन करते हैं, फंड को शामिल करते हैं, उनकी अब आप लोग थोड़ी हेल्प कर दीजिए। आपके हिसाब से आपके पसंदीदा सेक्टोरल फंड अभी कौन से हैं जिसमें लोगों को निवेश करना चाहिए? जिसमें अगर हम करंट मार्केट सिचुएशन की बात करें, जहां पे हमने कहा कि डोमिनेंट फैक्टर जो है वो जियोपॉलिटिकल है, तो क्योंकि हमने दो सेक्टर्स की बात की, स्पेसिफिकली एनर्जी और डिफेंस की, तो अगर कोई अपॉर्चुनिटीज आपको देखनी है तो वहां पे डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज न्यू एनर्जी फंड है, आईसीआईसीआई प्रू एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड है, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडेक्स फंड है। आई थिंक ये 3 फंड है इन दो सेक्टर्स में जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिल सकती है, प्रोवाइडेड आप, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से कहूंगा, इनमें इन्वेस्ट करने के प्रोज एंड कॉन्स को समझते हो। ओके। एंड विश्वजीत जी, आपके पसंदीदा फंड्स कौन से हैं सेक्टोरल? जैसा अभी हेमंत जी ने भी बोला, मैंने भी डीएसपी का ही रिकमेंड किया था, न्यू एनर्जी फंड। एचडीएफसी का डिफेंस फंड भी मुझे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगता है। बट अगर आप मुझसे पूछें तो आप उस थीम्स या उन सेक्टर फंड्स में लगाएं जो अभी अंडर वैल्यूड है, जैसे बीएफएसआई कैटेगरी या फिर फार्मा कैटेगरी, जहाँ पे अभी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को नहीं मिले। तो वहाँ मुझे ऐसा लगता है आगे चल के आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो डीएसपी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी, ये दोनों ही लोगों के रिकमेंडेशंस में ये फंड था, यानी कि इसको कंसीडर किया जा सकता है। बाकी फंड्स भी जो आप लोगों ने दिए उससे भी लोगों की काफ़ी मदद होगी जो इस फंड की, इस पूरे के पूरे सेक्टर की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच हेमंत जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। विश्वजीत जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और सेक्टोरल फंड में किस तरीके से निवेश करना है, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और कहाँ आपको निवेश करना है, ये तो आपने समझ लिया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, मार्केट पूरा वॉलेटाइल है, फिर भी फिक्स्ड इनकम कैसे एक बहुत बड़ा सहारा आपके पोर्टफोलियो को दे सकता है, ये समझेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करेंगे फिक्स्ड इनकम की। वो इसलिए क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, मार्केट में चाहे जितना भी उतार चढ़ाव हो जाए, मार्केट वॉलेटाइल भी हो, फिर भी फिक्स्ड इनकम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संभले रहे। इसमें किन फैक्टर्स ने काम किया, किस तरीके का इसका पूरा का पूरा आउटलुक है, ये सब समझेंगे हम। इसको समझाने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हार्दिक शाह, सीनियर फंड मैनेजर फिक्स्ड इनकम एक्सिस म्यूचुअल फंड के इस वक्त मौजूद हैं। हार्दिक, बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मुझे यही बताइए आप कि इतनी उतार चढ़ाव बाजार में रही है, इस बीच में कैसे संभला रहा ये फिक्स्ड इनकम? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सी, फिक्स्ड इनकम में लास्ट 2 साल बहुत ही बेहतरीन रहे, इन द सेंस बिकॉज आरबीआई ने रेट कटिंग साइकिल थी, 125 बेसिस पॉइंट्स रेपो रेट कट किया था। सो फ्रॉम 6.5 रेपो रेट 5.25 तक लेके गए। तो जैसे ही यील्ड नीचे आती है, प्राइस ऊपर जाती है, तो फिक्स्ड इनकम मार्केट के लिए वो बहुत ही पॉजिटिव टाइम्स रहता है। पिछले 6 महीने में थोड़ी वोलेटिलिटी हमने देखी है फिक्स्ड इनकम मार्केट में, ऑल बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड
डोमेस्टिक फैक्टर्स, थोड़ा बहुत डिमांड सप्लाई इश्यूज रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, एचडीएल मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी टाइटन थी, वो सारी चीजों को आरबीआई ने बेहतरीन वे से टैकल किया है। पिछले पूरे साल में आरबीआई ने 8 लाख करोड़ के ऊपर का ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके पूरे जीसेक कर्व को संभाल लिया है। और जीसेक अगर आप रिटर्न्स देखें तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म कैटेगरी के जो रिटर्न्स है वो काफी स्टेबल और काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं डेट प्रोडक्ट्स ने। सो शॉर्ट टू मीडियम टर्म कैटेगरी है जहां पे लीस्ट वोलेटिलिटी आती है, स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स आती है, वो एक कैटेगरी ऑफ फंड है जिन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इसमें इंडिया ग्रोथ स्टोरी को नहीं भूलना चाहिए मुझे लगता है हार्दिक, तो इसने कैसे सपोर्ट किया? इंडिया ग्रोथ स्टोरी आपको कितनी मजबूत दिखती है? सी फिक्स्ड इनकम मार्केट के लिए हमारे लिए दो मेन चीज रहती है, एक होती है इंडिया ग्रोथ स्टोरी, दूसरी आती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन सबसे पहले आती है बिकॉज आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग सेंट्रल बैंक है, तो उनका इन्फ्लेशन का टारगेट है 2 to 6%, मतलब 4% ±2%। जब तक ये इन्फ्लेशन ये रेंज में है तो आरबीआई उस हिसाब से ग्रोथ पे फोकस करके या तो रेट काटेगा या तो रेट बढ़ाएगा उस हिसाब से। लकीली पिछले 24 महीने में 2 साल में अपना इन्फ्लेशन एक फॉलिंग ट्रैजेक्टरी रहा है, इन्फ्लेशन फॉलिंग ट्रैजेक्टरी रहा, ग्रोथ अपना 6% से लेके 7.5 धीरे धीरे अपना ग्रोथ बढ़ा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रेट कट्स करके ग्रोथ को बढ़ावा दिया। एंड दूसरा फिस्कल डिसिप्लिन, जो गवर्नमेंट ने फिस्कल डिसिप्लिन रखा है, दोनों ने साथ में मिलके ओवरऑल बॉन्ड मार्केट के लिए वो पॉजिटिव सिनेरियो रहा है। सो इट इज ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन बोथ व्हिच हैज हेल्प्ड फिक्स्ड इनकम मार्केट्स। एंड इस बीच में यील्ड का जो आउटलुक है वो कैसे देख रहे हैं आप हार्दिक? राइट, सो यील्ड में थोड़ी वोलेटिलिटी रही है ऑफ लेट बिकॉज ऑफ ऑल दी एक्सटर्नल फैक्टर्स। 28 फरवरी के बाद ये जो वॉर चालू हुई है तो उसके कारण ग्लोबल मार्केट्स में काफी वोलेटिलिटी है बॉन्ड यील्ड्स में। लकीली आरबीआई ने थोड़ा बहुत इंटरवीन करके इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड्स को थोड़ा सपोर्ट दिया है। सिमिलर जैसे एफएक्स में सपोर्ट देते हैं वैसे अपने गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स में भी थोड़ा सपोर्ट दिया है। अपनी वोलेटिलिटी कम रही है कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलप्ड मार्केट बॉन्ड यील्ड्स, तो उस हिसाब से वी हैव मच इम्यून टू ग्लोबल शॉक्स। बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग जब भी देखते हैं तो आगे का आउटलुक देखते हैं। सो आगे के आउटलुक में एक रहता है ड्यूरेशन स्टोरी, दूसरा रहता है शॉर्टर मैच्योरिटी मतलब मनी मार्केट स्पेस। सो ड्यूरेशन जो स्टोरी रहती है ना वो ब्रॉडली खत्म हो गई बिकॉज अभी आगे जाके इंटरेस्ट रेट कट नहीं आएंगे हमारे व्यू पॉइंट। सो या तो रेट्स यहाँ पे स्टेबल रहेंगे या तो 12 महीने के बाद या कभी भी नेक्स्ट एक्शन होगा वो रेट हाइक हो सकता है। सो इन दैट सेंस बिकॉज सी बेस्ट ऑफ द इन्फ्लेशन इज बिहाइंड अस और ग्रोथ भी अभी तक तो काफी स्टेबल रहा है। सो वो एंगल से अगर आगे जाके समझो 12 महीने के बाद या रेट कट या आ रहा है, मार्केट वो आज के प्राइसेस में उसको प्राइस इन कर लेता है। तो वो आप देख रहे हो कि 1 ईयर 2 ईयर वो जो बॉन्ड यील्ड्स है वो ऑलरेडी 30-40 बेसिस पॉइंट से ऊपर चले गए हैं बिकॉज मार्केट ने वो आगे का रेट कट प्राइसिंग स्टार्ट कर दिया है। ये एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए कि ऑलरेडी मार्केट अगर रेट हाइक प्राइस इन कर रहा है विच इज द वर्स्ट केस सिनेरियो तो आपको बेहतरीन यील्ड्स मिल रही है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, रेपो रेट है 5.25 5.25, उसके ऊपर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपको सारे 7% से लेके 730 735 यील्ड तक मतलब 200 बेसिस पॉइंट्स ऊपर आपको मिल रहे हैं 2 ईयर पीएसयू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग मोर देन 50% रहती है। सो काफी अच्छे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपको ये 200 बेसिस पॉइंट्स ऊपर रेपो रेट के मिलते हैं जो बहुत ही अच्छा प्राइस है। आपको ये कंपेयर करना चाहिए आपके ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से कि 2 साल 3 साल के जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स है वो कहां पे यील्ड आपको दे रहे हैं, रिटर्न्स दे रहे हैं, और सामने आपको ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो मार्केट में है वो कहां पे आपको रिटर्न्स दे रहे हैं। या कोई भी डेट म्यूचुअल फंड पकड़ लो आप शॉर्ट टर्म स्पेस में, शॉर्ट टर्म स्पेस में 1 साल 2 साल 3 साल वाले प्रोडक्ट सारे आपको 7% to 7.5 के बीच में दे रहे हैं। सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टर्स जिसको स्टेबिलिटी चाहिए रिटर्न्स में, थोड़ा प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स चाहिए, वोलेटिलिटी कम चाहिए
ऑप्टिमल रिटर्न्स चाहिए, जो अपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा अगर आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना चाहते हो, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू में आपको डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टू मीडियम टर्म कैटेगरी के ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। आपने इतनी सारी जो तारीफ कर दी है, तो मुझे लगता है कोई भी चाहेगा कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है वो इस समय, क्योंकि जितनी अनसर्टिनिटी बनी हुई है मार्केट में, इस हिसाब से अगर अभी कोई इसमें निवेश करना चाहे, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाए वो? राइट, तो एक होता है मनी मार्केट स्पेस, मतलब लेस देन 1 ईयर मैच्योरिटी के फंड्स होते हैं। दूसरा फंड्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्पेस, वो 1 साल से लेके 4 साल तक के फंड्स रहते हैं। ये जो दोनों स्पेस है इज प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स टुडे। सो ये एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इन्वेस्टर्स फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। एटलीस्ट अगर आपका वो 3 साल प्लस वाला होराइजन है, 2 से 3 साल, तो दिस इज अ बेटर कैटेगरी। इसमें अगर आपको थोड़ा टैक्स ऑप्टिमल डेट फंड अगर आप देख रहे हो, तो इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड ऑफ फंड है, जो आपको टैक्सेशन बेनिफिट भी देता है। 2 साल इन्वेस्टेड रहोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 12.5% रहेगा, विच इज लाइक अदर फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर्स। तो ये आपको टैक्स एडवांटेज भी देता है, प्लस आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म कैटेगरी के रिटर्न्स भी देता है। सो स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स, प्रेडिक्टेबिलिटी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड टैक्स ऑप्टिमल अगर आपको देखना है, तो उसमें एक इनकम प्लस आर्बिट्राज कैटेगरी, बाकी कोई भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म कैटेगरी आप टारगेट कर सकते हो आज के तारीख में। ओके, तो बेहतरीन स्ट्रैटेजी और बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट, जितना आपने समझाया उसके हिसाब से तो मुझे लगता है किसी को भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए हार्दिक, और इतने अच्छे तरीके से आपने इस फिक्स्ड इनकम को समझाने के लिए हमें कि दरअसल ये प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना क्यों चाहिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मनी गुरु में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।